नमस्कार बच्चों, पिछले हफ्ते हमने इतिहास का पाठ 11 प्राचीन भारत और विश्व इस पाठ का पहला मुद्दा देखे थे, भारत और पश्चिमी देश। आज हम प्राचीन भारत और विश्व इस पाठ का दूसरा मुद्दा देखेंगे, भारत और एशिया महाद्वीप के अन्य देश। जैसा कि आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी जो देश हैं ये एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो भारत की संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन थी, तो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों पर भारत की संस्कृति का किस प्रकार प्रभाव पड़ा और किस प्रकार अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, इस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, उसके अगर नीचे देखेंगे, हिंद महासागर के पास जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है यह श्रीलंका है। भारत के सबसे समीप सटा हुआ देश जो है वो श्रीलंका दिखाई दे रहा है। अगर हम भारत के मैप से श्रीलंका के मैप को अलग करके देखेंगे तो श्रीलंका का मैप जो है कुछ इस तरह दिखाई देता है। हमने इसके पहले का जो पाठ था उसमें हमने देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, सम्राट अशोक, उन्होंने कलिंग में जो रक्तपात हुआ, युद्ध हुआ, उसमें देखा कि कैसे जो दोषी नहीं है उनकी भी मृत्यु हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह सोचा था कि वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म को आगे बढ़ाया था उस धर्म को अपनाया सम्राट अशोक ने, और सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको वो श्रीलंका भेजे थे ताकि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए। संघमित्रा जो है श्रीलंका जब जा रही थी उस समय संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की एक टहनी थी उसको लेकर गई थी। बोधि वृक्ष क्या था? जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो सर्वोच्च ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। संघमित्रा ने उसी वृक्ष की टहनी जो है श्रीलंका ले गई थी, और ऐसा अभी भी माना जाता है कि श्रीलंका के अनुराधपुर में जो वृक्ष है लोग मानते हैं कि वो वृक्ष बोधि वृक्ष की टहनी से ही बड़ा हुआ है। श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, जिसमें महेंद्र और संघमित्रा का नाम भी पाया जाता है, और यह जो ग्रंथ है वह पाली भाषा में ही लिखा गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में ही दिया था। श्रीलंका जो है वो समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो श्रीलंका में मोती और कई मूल्यवान रत्न जो हैं वो पाए जाते थे। उनकी मांग जो है भारत में थी, बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ से मोती या मूल्यवान जो रत्न थे वो भारत में मंगाए जाते थे। वर्तमान समय में भी यदि भारत को किसी भी प्रकार, जैसे अन्न हो गया, दाल चावल गेहूँ या केरोसिन वगैरह जो है, अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो वो मंगाते हैं, और अगर अधिक है या किसी देश को चाहिए होता है तो वो बेचते हैं। तो ये जो व्यापार था वो अन्य देशों के साथ में प्राचीन समय में भारत के द्वारा किया जाता था। श्रीलंका में एक सिगिरिया नाम की गुफा है जिसका निर्माण जो है कश्यप राजा ने किया था। ये जो गुफा है इसकी जो चित्र शैली है वो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके साथ में समान दिखाई देता है। मतलब जो चित्र है, जो शैली है वो अजंता और एलोरा गुफाओं के जैसी ही दिखाई देती है।
भारत और चीन जो है वो पड़ोसी देशों में आते हैं। भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध था, वो सांस्कृतिक संबंध था, वो प्राचीन समय से ही था। चीनी सम्राट मिंग ने बौद्ध भिक्षु, धर्मरक्षक और कश्यप मातंग को चीन बुलाया था और वे चीन गए थे और उन्होंने चीन जाकर भारतीय बौद्ध ग्रंथ जो थे उनका अनुवाद चीनी भाषा में किया। उसके बाद में चीन में बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार अच्छे से होने लगा। बौद्ध धर्म जो है वो जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में भी पहुंचने लगा, उसका विस्तार होते गया। वर्धन राजवंश का विस्तार करने वाले राजा सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में अपना राजदूत भी भेजा था और इस तरह जो भारतीय संस्कृति थी वो चीन में भी पहुंचने लगा। चीन में बहुत ही अच्छा जो रेशमी वस्त्र था उसको तैयार किया जाता था। उस रेशमी वस्त्र की मांग जो है वो भारत में बहुत थी। भारत में जो चीन का रेशमी वस्त्र था उसको चीनांशुक के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में यह जो रेशम का वस्त्र था वो केवल भारत में ही इसकी मांग नहीं थी, जो पश्चिमी देश थे वहाँ भी ये रेशम के जो वस्त्र थे वो मांग उनकी थी और एक मार्ग बनाया गया था, जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये जो रेशम का मार्ग है ये लाल रंग से बनाया गया है, इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है। भारत के कुछ स्थान जो है रेशम मार्ग से जोड़ दिए गए थे। उनमें महाराष्ट्र के पास में नाला सोपारा एक स्थान है, अभी भी वह स्थान जो है रेशम मार्ग से जोड़ा गया था। और भारत में बौद्ध भिक्षु फाहियान और युआन श्वांग जो है रेशम मार्ग से ही आए थे। रेशम मार्ग प्राचीन चीन से मध्य एशिया से होकर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला थल व्यापार सड़क मार्ग था। बड़ी मात्रा में चीन के रेशम और रेशमी वस्त्र जो हैं ये जो मार्ग है वो पश्चिम तक पहुंचाया जाता था, इसके लिए इसका नाम रेशम मार्ग भी रखा गया। एक बात और बताना चाहूँगी, जो चीन में रेशम का वस्त्र तैयार होता था इसकी जो तकनीक थी वह केवल चीन के लोगों को ही पता थी। यदि चीन का कोई भी व्यक्ति इसके बारे में किसी दूसरे देश को जानकारी दे देता था तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी दी जाती थी। ऐसा हमें कहीं कहीं पर पढ़ने के लिए भी मिलता है। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति थी, यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे वो अन्य देश में गए या अन्य देश के लोग इस देश में आए। इस प्रकार भारत का संबंध जो है विश्व के या एशिया महाद्वीप के अन्य देशों के साथ में हुआ।